बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आरिफ उम्मीद भट्टी और हमारे साथ स्टूडियो में शहजाद हुसैन भट्ट साहब और नहायत काबिल एहतराम माहिर कानून बाबर अवान साहब और आपके हर दिल अजीज साबिर शाकिर साहब। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद के लिए किस हद तक जाएगी? हुकूमत की तरफ से तौहीन अदालत का सिलसिला बार बार जारी। वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट क्यों लेना पड़ा? अचानक एक दिन पहले मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन तरदीद करती हैं और अगले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब एतमाद का वोट देते। पार्लियामेंट तरीके इस्तकाक के जरिए जजिस को तलब कर सकती है। बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बाबर साहब कहता है जिस मुल्क में कानून हो, आइन हो, वहाँ ही इंसान होते हैं। जहाँ कानून तोड़ दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए, उस मुल्क में आइन होगा? देखें, इस पे हज़रत किबला नवाज़ शरीफ साहब का कौल सादिक है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानेगा वो इंसान नहीं, वो जानवर है। ये जब यूसुफ रज़ा का फ़ैसला आया था तो उस वक्त का इनका कौल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दो चीज़ें हैं। पहला तो यह है कि इसकी एक मैसेजिंग वो है जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है। दूसरी मैसेजिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डिफाई करके जो बैनुल-अक़वामी तौर पे हो रही है। बैनुल-अक़वामी तौर पे इसके 3 असरात मुरतब हो रहे हैं। सबसे पहला ये है कि दुनिया की कोई अदालत ऐसी नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑफिस है अमेरिकन प्रेसिडेंसी का, उसके 35 मिनट एक साइड के वकील को, 35 मिनट दूसरी साइड के वकील को। 3 जजों पे इल्ज़ाम था कि वो जूनियर बुश के अब्बा के दोस्त हैं। जजों ने माना कि हम उसके दोस्त हैं। पाम बीच काउंटी का केस था, 70 मिनट में उन्होंने फैसला किया। एल गोर हमेशा से पॉलिटिक्स छोड़ के वो चला गया एक और दुनिया में जहां उसका इस वक्त बड़ा नाम है ग्लोबल लेवल के ऊपर, और जो पिछला उसका जूनियर बुश जीता था उसको कोई नहीं जानता। ये कानून के एहतराम इस तरह से करते हैं जो मुआशरे और समाज और लोग वो आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं वो एतबार कैसे आपसे करें। हर जो भी एग्रीमेंट हमारा होता है, ग्लोबल एग्रीमेंट होता है, बेशक वो फाइनेंशियल एग्रीमेंट हो या कोई और हो, MOU होता है, इट इज़ डन ऑन द नेम ऑफ द स्टेट थ्रू द प्रेसिडेंट। ये आइन में लिखा हुआ है। तो आप कहते हैं कि आपकी पूरी गवर्नमेंट जो है, एक सदर पर उनको एतबार नहीं है, चलें ये पॉलिटिकल रेटरिक समझा जा सकता है ग्लोबली, लेकिन वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं मानते। इतने नंबर ऑफ जजेस को हम मानेंगे, इस बेंच को हम मानेंगे, इतने नंबर को नहीं मानेंगे और इस बेंच को हम कबूल नहीं करने के लिए तैयार। ये दूसरा पहलू। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये पार्टियां वो हैं जो कहती थी कि वोट को इज्जत दो, अब वो कहती हैं वोटर का नाम ही ना लो। इलेक्शंस इन्होंने खुद कहा कि आप 2 असेंबलियां तोड़ दें और हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। हमने जब असेंबलियां तोड़ दी दोनों, और जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, उसके बाद ये इसका तीसरा पहलू जो है उसके 2 अगले छोटे छोटे मैं कमेंट करके फिर इफ इज एनी अदर थिंग वो आप बात करें। पहला ये है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना ये आइनी तकाजा है, किसी की ख्वाहिश नहीं है, किसी की ज़रूरत नहीं है, वो दिन गुजर चुके हैं। दूसरा ये है कि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो 90 दिन तक बैठ सकती है, वो 91st डे के ऊपर नहीं बैठ सकती। वो दोनों गवर्नमेंट्स बैठी हुई हैं, पंजाब में भी और जो सूबा पंजाब के अलावा KP में है वहाँ भी वो गवर्नमेंट बैठी है। दोनों का टाइम एक्सपायर हो गया। तो ये तो परपेचुअली कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा जा रहा है। आपको याद है आखिरी बात कि एक सियासी जज था जिसके बहुत सारे लोग चीफ के नारे मारते थे, मैंने नहीं मारे नारे और मेरे साथ वो लड़ता था। उस सियासी जज के दौर के अंदर आपने ये होते हुए देखा पहली दफ़ा कि जो अदलिया थी वो ट्रकों पे चढ़ गई और वहाँ पे एक तरफ उनके चौधरी निसार अली खान साहब की एक तस्वीर थी और दूसरी तरफ कोई और लीडर खड़े हुए थे और बाकी लोगों की तस्वीरें थी। तो ये पाकिस्तान में उन फैसलों को भी लोगों ने कबूल किया। यहाँ क्या है? यहाँ ये है कि किसी तरीके से दबाव आया जाए या कोई नई वीडियो उनकी लेके जाएं और वो उनको दिखा दी जाए या कोई ऑडियो लीक कर दिया जाए। कोशिश ये हो रही है कि आवाम को फैसला ना करने दिया जाए और किसी बंद कमरे में, ये जो पाकिस्तान के अंदर 30-35 से 40 लोग हैं, ये आपकी और मेरी और सबकी तकदीर का फैसला करें। अच्छा बाबर साहब, आपने मेरा काम आसान कर दिया। पाकिस्तान पीछे नहीं हट सकती। आप जैसे साहिब इल्म से फायदा होता है। आइन वादिया कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट वादिया हुक्म दे देती है इलेक्शन पे इम्प्लीमेंट कराओ।
लेकिन इसके बावजूद ना इलेक्शन होते हैं, ना हुकूमत मानती है, बार बार मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। क्या ये अदालत की तौहीन नहीं कि रोज़ाना मुज़ाकरात के नाम पर आप टाइम एक्सटेंड करते रहे? पहली बात तो ये है कि अदालत को हमने तो खुल के कहा है, वो ये है कि आप जिरगा प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। दिस इज़ द लास्ट आर्बिटर इन द कंट्री। ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 187 के नीचे कोई भी ऑर्डर कर सकती है। और ऑर्डर उन्होंने ये किया कि कंकरेंस दी अटॉर्नी जनरल ने कि हम बात करना चाहते हैं, वो उन्होंने टाइम गुजारा और टाइम गुजारने के बाद फिर जो 4 बजे का टाइम आज के लिए रखा था वो भी गुजरा और इस वक्त गुफ्तगू हो रही है। अब गुफ्तगू क्या वो कर सकते हैं? मसलन क्या वो इन दोनों जगह आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं? दूसरी गुफ्तगू ये हो सकती है कि जो गैर आइनी बैठी हुई गवर्नमेंट्स हैं वो एक्सटेंड तो आप कर नहीं सकते। जो करेगा, वो जो भी करेगा वो आइन तोड़ेगा। वो जो भी होगा, मैं खुल के कह रहा हूँ, जो भी करेगा आइन तोड़ेगा। सियासी आदमी होगा, वो कहेगा कि इनको बैठे रहने दो, आइन टूट जाएगा। अदालती आदमी होगा, कहेगा इसको बैठे रहने दो, आइन टूट जाएगा। कोई नामालूम कहेगा इसको बैठे रहने दो, आइन टूट जाएगा। कोई मालूम कहेगा तो तब भी 5 सूरतों में आइन टूट जाएगा। एक पहलू। आपके सवाल का दूसरा जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो ये है कि क्या ये जो निज़ाम है इसके अंदर कोई आइन की खिलाफ वर्जी की शिक मौजूद है और कोई खिलाफ वर्जी हुई है। 2 खिलाफ वर्जियाँ सीधी हो गई हैं। अब अल्लाह करे हम एक खिलाफ वर्जी से बच जाएं। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस ट्रैप में नहीं आएगी। जो खिलाफ वर्जी हो चुकी है, पहली ये है कि आइन के आर्टिकल 6 के मुल्ज़मान, पहले सिर्फ मैं कहता रहा हूँ, आपके शो में मैंने पहली बार कहा था आरिफ हमीद भट्टी साहब GNN पे, कि ये गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP क्वालिफाई कर गए आर्टिकल 6 की हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट 1976 की कार्रवाई के लिए। आज उनमें मुल्ज़मों का इजाफा हो गया है। उसके साथ 2 काबीनाएँ हैं जो आर्जी बैठी हैं और आर्जी 2 चीफ मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं वो भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इसलिए कि जिस जगह लिखा हुआ है आइन में, उसकी अमेंडमेंट इस तरह नहीं हो सकती। 238, 239 के मुताबिक एक सदर साहब ने अपना नाम रेफरेंडम के जरिए आइन में डाल दिया था, उसको निकालने के लिए कौम के 3 अशरे लगे। कौमा भी गलत लग जाए तो वो 2/3 मेजॉरिटी निकाल सकती है। आखिरी बात इस पे ये है कि दूसरी जो तौहीन अदालत है वो आइन का आर्टिकल 204 है। अगर कोई फैसला नहीं मानता, नंबर 1, नंबर 2 अदालत को स्कैंडलाइज करता है, नंबर 3 जज के कॉन्डक्ट को, असेंबली में भी अगर वो बहस करता है, जेरे बहस लाता है अदालत के कॉन्डक्ट को, तो इसलिए आइन टूट भी गया है पार्शली। पार्शली का मतलब ये है कि उस जज वाला जो उसको नौकरी से हटाया गया था उसको वापस लाया गया गैर आइनी तौर पे। 209 में बंदा निकाला जा सकता है, जज 209 में ही बंदा रिस्टोर हो सकता है। एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से वो रिस्टोर भी हो गया था, लेकिन एक बंदे पे उन्होंने सारे छोड़ के हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट का मुकदमा चलवाया था। आपको याद होगा, वो बंदा भी अब दुनिया में मौजूद नहीं रहा। अच्छा साबर साहब, गुजारिश है, आप रोजाना अक्सर 2-2:30 बजे मुझे खुशखबरी सुनाते हैं कि लाजमी इलेक्शन होगा। एक तरफ पूरी हुकूमत पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करती है, बल्कि ओपन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैं 3 रुकनी बेंच को नहीं मानता, मैंने इलेक्शन नहीं कराने। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या फरमाया आपको पता है। बाबर अवान जैसे आईनी माहिर कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है। उसके बाद जो निगरान हुकूमत है, ये हुकूमत पार्लियामेंट में गालियाँ देती है, उधर जाके मुज़ाकरात है। ये अवाम किसको तरफ देखे, कौन निजात दहिंदा होगा हमारा? अच्छा भट्टी साहब, एक तो बात के 2 मिसालें मौजूद हैं। डॉक्टर बाबर अवान साहब मौजूद हैं, उनको सलाम, भट्ट साहब को भी सलाम, आपको भी। एक बात, पहला हुआ यूसुफ ज़ा गिलानी साहब वाला मामला। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते, हमने स्विस हुकाम को खत नहीं लिखना। और सुप्रीम कोर्ट बार बार उनको कहती रही कि आप लिख दें। लेकिन इधर माहौल बनता गया कि जनाब जी क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ही नहीं हो रहा। लेकिन कोर्ट जो है वो एग्जॉस्ट कर रही थी इनको और अपने इनको तमाम हुज्जत कर रही थी। और डॉक्टर बाबर अवान साहब को पता है, उसके वो ऐनी शाहिद हैं कि गिलानी साहब ने फिर आखिर में क्लियरली कि जी मेरे पास तो, मुझे तो एडवाइस ही ये नहीं आई, मुझे तो समरी ये आई है, मैंने तो रूल्स एंड प्रोसीजर के तहत चलना है मैंने तो, और इसलिए मैंने खत नहीं लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर नरगिस सेठी साहब ने गवाही भी दी, हाँ जी बिल्कुल लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से ऐसी कोई समरी नहीं आई
कि जिस पे इनको कहा गया हो कि आप खत लिखें। तो वो ट्रायल हुआ और गिलानी साहब फारिग हुए और उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑर्डर जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके रूल्स एंड प्रोसीजर इम्पोर्टेंट है। इसलिए पहला शिकार। दूसरा, उस वक्त भी बहुत गालियाँ दी गई थी, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी गई थी पार्लियामान में इसी तरीके से खड़े होके। दूसरी मिसाल है हमारे सामने पनामा की। पनामा में भी यही हुआ, लोहे के चने और पता नहीं क्या-क्या कहा गया। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम जारी रखा और उसमें तलाल चौधरी साहब ने भी तौहीन की, फिर निहाल हाशमी साहब भी गए, फिर दानियाल अजीज भी गए। सुप्रीम कोर्ट तहम्मुल का मुजाहरा करती है। इस वक्त उनके नज़दीक सामने जो है वो अपना एक है कि हमने इलेक्शन करवाना है और आइन के अंदर रहते हुए करवाना है। गवर्नमेंट अपने मसल दिखा रही है और वो हर रोज़ ज़ाया हो रहा है, उसके मसल जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं, उसका कोई उनको फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं बनेगा। इसलिए अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा। और अब 90 दिन गुजर गए, बिल्कुल इसी तरीके से कत्ल तो हो चुका है। अब कत्ल होने के बाद ये नहीं होता कि मुल्ज़म या मुजरिम ये समझे कि मैं बच गया हूँ क्योंकि मैंने कत्ल कर दिया और मैं निकल भी गया हूँ। उसकी FIR दर्ज होती है और फिर वो ट्रायल होता है और वो जेल जाता है। इसीलिए ये जो कुछ हो रहा है ये सारा नोट हो रहा है, रिकॉर्ड इकट्ठा हो रहा है, रिकॉर्ड जमा हो रहा है। पार्लियामान में ये कुछ बातें करते हैं, कोर्ट रूम में आके कुछ करते हैं, टॉक शोज में आके कुछ करते हैं। ये सारी चीजें मौजूद हैं रिकॉर्ड पे। इसलिए अच्छा साहब, मैं रोकता आपको, आप भी बाबर अवान साहब से सवाल कर सकते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं आप। शहजाद भट्ट साहब, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद करवा पाएगी? बादी नज़र में जो हुकूमत कह रही है वो सबके सामने है। देखिए भट्टी साहब, आज दो काम बड़े अहम हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 180 अरकान जो है वो एतमाद का वोट वो तो ले लिया उसने। दूसरा जो बिल है 21 अरब रुपए का वो भी मुस्तरद हो गया है। तो ये डे बाय डे अपनी एक चीज़ को सामने प्राइम मिनिस्टर लाता जा रहा है कि ये सूरत हाल है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर बाबर अवान साहब से ये पूछना चाहता हूँ सर कि इस वक्त आज की समात का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो अभी तक नहीं आया है और इस सिलसिले में तारीख भी नहीं दी गई। आप डॉक्टर साहब आईनी माहिर हैं, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? थैंक यू शहजाद। देखिए, दो इसके पहलू हैं। पहला तो यह है कि आज की हेयरिंग क्या है, वो डिडक्शन करके मैं सारी हेयरिंग को 3 हिस्सों में आपके सामने बयान कर देता हूँ लोगों की आसानी के लिए। पहला हिस्सा ये है कि हुकूमत ने आज मज़ीद वक्त मांगा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी और कहा कि मज़ीद वक्त हम नहीं देंगे। दूसरा हिस्सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वादे तौर पे कहा है, जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि मुझे उम्मीद है ट्रैप में नहीं आएंगे और वो नहीं आए, अभी तक जजमेंट आएगी तो बाकी बात पता चल जाएगी। वो ये था कि उन्होंने कहा कि हमारा जो पिछला ऑर्डर है 14th वाला, उससे हम 1 इंच भी इधर उधर नहीं होंगे और हो भी नहीं सकते। इसलिए कि आइन में लिखा हुआ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर जाए, और ये चौथा ऑर्डर था, पहला जस्टिस जवाद का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, फिर दूसरा ऑर्डर दिया, फिर जो पैसे देने के लिए 27 तारीख की तारीख वाला था, ये चौथा ऑर्डर हो गया इन द लाइन। अच्छा, अब वहाँ लिखा हुआ ये है कि अगर किसी को उस ऑर्डर पे एतराज़ हो तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ही आइन ने रास्ता खोला है। आर्टिकल 188 के नीचे वो नज़र सानी यानी रिव्यू यानी दूसरी नज़र के लिए दरख्वास्त कर सकता है कि इसको एक बार फिर जजमेंट को देख लिया जाए। वो भी नहीं किया गया। इधर उधर से जो मुहब्बत वतन अफराद हैं उनका नाम लिखे बगैर टाइप करके उनको दरख्वास्तें 3 दी गई हैं, जिनमें से 1-2 फाइल भी हुई, 1 उड़ भी गई, और नाम आखिरी वक्त में पेन से या पेंसिल से लिख के लोगों से दरखास्तें जो मजाक है बजाते खुद वो फाइल करवाई जा रही हैं। अब ये जो अगली इंटरेस्टिंग चीज़ है इससे भी ज़्यादा वो ये है कि वो जो कुछ चाह रहे हैं वो इसलिए नहीं हो सकता कि आइन के आर्टिकल 6 में, जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो हमने आर्टिकल 2A कैपिटल शामिल किया। ये ज़रा पढ़ के तीनों हज़रात देख लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी गैर आइनी बात को, आइन तोड़ने वाली बात को, हाई कोर्ट्स यानी 5 हाई कोर्ट्स उनमें से कोई एक हो या सारे हों, एंड सुप्रीम कोर्ट, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन को होल्ड इन अबेंस, उसकी वायलेशन, उसकी एब्रोगेशन, उसकी सबवर्शन, ये 4 चीज़ें, उनमें से कोई एक काम है उसको वैलिडेट करता है अगर कोई अदालत करती है, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो भी आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में संगीन गद्दारी का उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। ये बाबर अवान नहीं कह रहा, ये आपका 1973 का
आइन विच इज़ आर लीगल बाइबल विच इज़ ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो कह रहा है। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि क्या कोई दूसरा रास्ता निकल सकता है, उसके लिए अपना 187 वाला इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया। जजमेंट इसलिए नहीं आई कि उन्होंने कह दिया कि हम मजीद समाअत नहीं करेंगे। आज शॉर्ट और ब्रीफ इसीलिए उन्होंने समाअत की कि चीज़ें वहीं खड़ी थी जहां पे उन्होंने ऑर्डर किया था। इसलिए जो ऑर्डर आना है वो इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता कि आइन में तयशुदा वक्त, उसके बारे में भी कोई मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना पड़ेगा, इसलिए कि अगर नहीं लिखेंगे तो वो बहुत सारी तरफ उंगलियां जाएंगी। फिर जब भी कभी मौका आया, मौका तो आना है, जो आइन तोड़ेगा वो बच तो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि जजमेंट आ जाएगी। जब तक डेट नहीं देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शाम को वो ये कह सकते हैं कल दे देंगे, या शाम तक, रात तक वो आ जाए। साबर साहब, बाबर अवान साहब ने कूजे में दरिया बंद कर दिया। आप जो फरमा रहे हैं कि माजी में जनेजों के इशू पे होता रहा, उस वक्त तक फैसला नहीं हुआ था, लेकिन फैसला हुआ तो इम्प्लीमेंट हुआ। इधर 90 दिन भी गुजर चुके और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन भी ओपन हो रही है 3 रुकनी बेंच की, जिसे आपका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैं कबूल ही नहीं करता। अच्छा, जो आइन की हुक्मरानी की बात करते हैं आज शहबाज साहब, और क्या गुफ्तगू होती रही। नाज़रीन खुद फैसला करें, इस मुल्क में आइन तलाश गुमशुदा है यहाँ हमारे पास है। जी, हम 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। हम चाहे जनाब स्पीकर मौलवी तमीजुद्दीन का केस हो, चाहे मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो का केस हो, चाहे नवाज शरीफ या मखदूम यूसुफ रजा गिलानी का केस हो, जब तक कि ये किरदार कटहरे में नहीं आएंगे, खड़े किए जाएंगे। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में अदल और इंसाफ हमेशा नापैद रहेगा। मैं आपको बिल्कुल दिल की बात करना चाहता हूं। अच्छा, बाबर अवान और फैसल साबर साहब और बादा मादी में इनके बड़े भाई यूसुफ रजा गिलानी के फैसले पे क्या फरमाते रहे हैं, नाजरीन सुनता जा शर्माता जा। मैं नहीं, नवाबजादा नसूरुल्लाह फरमाते थे। जी सुनाइए। तो आप सब शहबाज नवाज क्या प्रवास कर रहे हैं। मेरे तीनों मेहमान मोहतरम बाबर अवान, साबर शक्कर, शहजाद भट्ट, क्या खैमानों की बस्ती में है हम आजकल? मेरे इर्द गिर्द गिद्दड़ लुदड़ इस किस्म की चीज़ें नज़र आ रही है। जरा रहनुमाई फरमाएं बाबर साहब प्लीज़, आप फिर साबर साहब। जी सुने, पहले तो ये है कि अंग्रेजी में ना झूठ के बारे में 2 मुहावरे हैं। एक है अ लाई हैज़ नो लेग्स टू स्टैंड upon, जिसका उर्दू तर्जमा है झूठ के पाँव नहीं होते इसलिए वो खड़ा नहीं रह सकता। दूसरा है बिग फैट वाइट लाई, यानी सफ़ेद काफ़ी मोटा और बहुत लंबा चौड़ा झूठ बोलना, ये इनका हुनर है। इन्होंने 2 नाम लिए, एक शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया है, वो जो कत्ल करने के बाद अदालती तौर पे शहीद भुट्टो को, कौन सियासत में आया था पंजाब में से? कमाने आए नहीं, दौलताने आई नहीं, भरवाने आए नहीं, और यही तो थे बेशरम जो आइन तोड़ने के बाद आइन तोड़कर इक़्तिदार में आए थे, नंबर 1। दूसरा ये है कि यूसुफ रज़ा को वो जो कह रहे थे, तो ये तो यूसुफ रज़ा को भी इनके साथ हाथ मिलाते हुए ख्याल करना चाहिए। जो कहा हुआ है, और भी जो कहा हुआ है, जो मुझे पता है वो मैं बताता नहीं हूँ। आप सुने तो आप परेशान नहीं, वो तो पूरा टब्बर, ये तो पूरा टब्बर चोर इनका ट्रायल हुआ, बगैर ट्रायल के वो जजमेंट देते थे, घर के एक सिरे से शुरू करके और पिछले सिरे तक। आपको मालूम ही है, मैं पिछले सिरे पर्दे वाले इलाके को मैं कह रहा हूँ। अच्छा, ये एक पहलू इसका हो गया। दूसरा ये है कि मैं लेट्स स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइन की ज़ुबान में चलिए बात करते हैं। पहला ये है कि आइन में लिखा हुआ है कि अगर कोई फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, तो सारी एग्जेक्टिव अथॉरिटी उसको मानने के लिए पाबंद है। दूसरा ये है कि ये जो शहबाज शरीफ का अभी आज का क्लिप चला है, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बाहर था, मैंने सुना नहीं था, आपने सुनाया, थैंक यू वेरी मच। ये इसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट, यानी मुंह के ऊपर अदालत की तौहीन इस वज़ीर आज़म ने की है। इतनी बड़ी तौहीन यूसुफ रज़ा ने नहीं की थी, और इतनी बड़ी तौहीन बाकियों ने भी कोई बाहर जाके की थी। वो कहता है मैं बेंच नंबर 3 को नहीं मानता। बेंच नंबर 3 में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो उनका वोट एक होता है जब वो लिखते हैं जजमेंट, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 जगह लिखा हुआ है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो लिखा हुआ है शेड्यूल है उनकी तनख्वाहों मराहत का,
उसमें लिखा हुआ है चीफ जस्टिस की तनख्वाह सबसे ज़्यादा होगी, नंबर 1। दूसरा लिखा हुआ है एक चीफ जस्टिस होगा पाकिस्तान में, 2 नहीं हो सकते एक वक्त में, एक की पसंद का, एक किसी दूसरे की पसंद का। तीसरा जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है चीफ जस्टिस के लिए, वो लिखा हुआ है कि वो जो चीफ जस्टिस है उसकी ओथ अलहदा होगी। बाकी 10 जज इकट्ठे खड़े होकर ओथ ले सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अलहदा ओथ लेनी है, उसके लिए जो शेड्यूल के अंदर ओथ है वो मौजूद है। अब वो कहता है मैं इसको नहीं मानता। उसके बाद ये जो सितंबर में जब ये चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो जो नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं काजी फायद ईसा साहब, उनके बाद एक चीफ जस्टिस इन वेटिंग है, वो है जस्टिस एजाजुल हसन साहब। ये कहता है मैं उनको भी नहीं मानता, और जो तीसरे जज साहब बैठे हुए हैं साथ मुनीब साहब, मैं उनको भी नहीं मानता। ये तो इसके लिए 2 तरह की होती हैं तोइने अदालत, एक जिसके लिए साबित करना पड़े कि तोइने अदालत हुई किसी जगह के ऊपर, उसमें ट्रायल होता है बाकायदा। दूसरी के लिए ये बाकायदा हमारे कानून में प्रोविजन मौजूद है कि जब जो कंटेम्प्ट ऑन द फेस ऑफ द कोर्ट हो तो उस वक्त वो समरी ट्रायल होगा। शहबाज शरीफ का समरी ट्रायल होना चाहिए। ये बड़ी शदीद किस्म की कंटेम्प्ट है। अगर ये नहीं कंटेम्प्ट ना, तो फिर तो बाकी पाकिस्तान में तो फिर किसी जगह कोई कंटेम्प्ट का केस चल ही नहीं सकेगा। लोग बयान निकाल के ले जाएंगे कि इतना अगर नज़रअंदाज किया जा सकता है तो ये कैसे चला रहे हैं आप। अच्छा साबर साहब, आप क्या शहबाज शरीफ साहब से एग्री हैं या मोहतरम नवाज शरीफ साहब से? गालिबन मेरी इतला है दोनों भाई हैं और इनके वालिद मियाँ मोहम्मद शरीफ अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, और एक वज़ीर आज़म है, एक वज़ीर अज़रा। दूसरी तरफ आईनी माहिर बाबर अवान साहब कह रहे इससे बड़ी तौहीन अदालत नहीं होगी। क्या अदालतें गरीबों के लिए ही सो मोटो लेती हैं? 10 अप्रैल 2022 को तो 12 बजे सो मोटो लिया था, आज तो सूरज की रोशनी में जैसे बान के बारे में जो कहा गया है, आप रहनुमाई फरमाएं। एक तो सर इसके बारे में फिक्र ना करें, ये सारा कुछ होगा। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। डॉक्टर साहब, आप जरदारी साहब को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज जिस तरीके से जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के और उनको एतमाद का वोट दिलाया है बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़रिए, तो वो साथ में ख्वाहिश भी रखते हैं दिल में कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म देखना चाहता हूँ। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये तो जरदारी, अभी गिलानी साहब के बारे में भी शॉर्ट्स भट्टी साहब ने सुनाए, वो भी आपने सुने हैं कि क्या क्या कहते थे ये पीपल्स पार्टी के बारे में। तो जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब को गिलानी साहब के रास्ते पे चलाते हुए मेरे ख्याल कैफ से किरदार तक पहुँचा कर और इसी ऐवान से बिलावल भुट्टो के लिए कोई रास्ता हमवार कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे याद आ रहा है ये शहबाज शरीफ वही नहीं है जो कहता था मैं लाहौर की सड़कों पे घसीटूंगा, इस चौक में लटकाऊंगा, पेट काटूंगा, उसके अंदर से मैं पैसे निकालूंगा, गले में मैं रस्सा डालूंगा। तो ये वही वाला है ना मेरे ख्याल में। जी रहनुमाई फरमाइए। अच्छा दूसरा जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसकी तरफ आपकी मैं तवज्जो चाहता हूँ। वो बात ये है कि ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, इससे मुझे शौकत अजीज़ का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस याद आ गया। शौकत अजीज़ के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मुर्दे गिने गए थे। अब मैं आपके सामने 4 सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस रखता हूँ आज की जो कार्रवाई है सारी, विच आई हैव सीन। सबसे पहला तो ये है कि वहाँ पे जो लोटे थे वो ऑपोजिशन भी हैं, इनके वोटर भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो काउंटर होता है, जो भी काउंट करता है, उसको ऑपोजिशन हमेशा चैलेंज करती है फ्लोर के ऊपर। और आपको याद होगा जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था इमरान खान का, वो 3 दफ़ा चैलेंज किया था, 2 दफ़ा की इजाज़त है और तीसरी दफ़ा फिर सुपर चैलेंज भी उन्होंने थ्रो किया था। जो उनका एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में 2 जगह तो लिखा हुआ है बाकायदा, रूल्स ऑफ बिजनेस एंड कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर ऑफ द असेंबली में, और एक दफ़ा उनको हमने ग्रेटिस दे दिया था। जहाँ कोई ऐसा चैलेंज आया सामने नहीं। फिर ये है कि जो जिस तरह की उन्होंने गिनती की है ना, वो टेक्निकल टाइप की गिनती, उससे वो जो चूहे बिल्ली वाले खेल में वो चूहा कहता था कि आंटी फासला कम है, आपने कोई ज़्यादा इसके पैसे लगा दिए, मुझे किराया ज़्यादा दे रही है, इसलिए मैं इस रास्ते पे जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये एक डिस्क्रेडिटेड गैर नुमाइंदा असेंबली जिसके अंदर कोई ऑपोजिशन नहीं है, और जो 20-22 लोटे खरीद के बनाई गई है, उसकी क्या हैसियत है अगर उसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया या लिया या नहीं दिया या नहीं लिया। ये जो मीट करना चाह रहे हैं सूरत हाल वो ये है कि लोगों को ये बताएं कि हम बड़े पॉपुलर हैं। उसका फैसला इस गैर नुमाइंदा असेंबली के फ्लोर के ऊपर नहीं होगा।
ये मर्द ना बने, शेर ही बन जाए चले। ये शेर बने, बाबर साहब शेर बन के ये शेर बाहर निकले बल्कि और ये बाहर निकल के वोटरों का सामना करें। मर्द बन जाए तो अच्छा है। मर्द तो इंसान तो इशरर मखलूक होता है, शेर तो इंसानों को खून नोच जाता है। अच्छा बाबर साहब, आपसे इसके बाद शहजाद भट्ट आपसे दोनों से सवाल करेंगे। आज एक और काबिल एहतराम अदलिया के बारे में जो अल्फाज कहे मैं नहीं दोहरा सकता, बाबर अवान साहब और साबिर शाकर साहब, ये सुनिए और अपनी राय दीजिए। गोद में एक जज बैठा है जिसके खिलाफ अरबों रुपए के संगीन करप्शन के इल्जामात हैं। उनका क्या किया इन्होंने कितने जजों को करप्शन के ऊपर घर भिजवाया? पहले अपने गले में झांकना होगा, अपना एहतसाब करना होगा, फिर आप किसी और से पूछें। बाबर अवान साहब गालबन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब के बारे में कह रहे हैं कि गोद में, अब आप इस क्योंकि आईनी माहिर है, मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल होगा। ये देखें, सीरियन बकवास की है जिसने भी कहा है अभी आपके सामने। और बकवास वो होता है जो अमरे वाक़या ना हो, फजूल बात को कहते हैं बकवास। वो इसलिए की है कि किसी जज के खिलाफ अरबों रुपए का क्या, 2 रुपए का भी कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत हो तो कोई जज भी उस सबूत की वजह से उसको निकाला जा सकता है। निकालने का तरीका आर्टिकल 209 में लिखा हुआ है। वो कई 100 मुकदमे मेरे इल्म में हैं, 209 के वो पड़े हुए हैं। दरखास्तें अगर आपका कोई चमचा या आपका कोई कफगीर जाके दायर करता रहे और आप कहें कि ये सारा सबूत है, तो ये सबूत वाला दावा उसी तरह का है जिस तरह इस बकवास से एक बड़ा बकवास असेंबली में अयाज ज़ादे उस वक्त थे स्पीकर, वहाँ हुआ था कि स्पीकर साहब ये हैं वो सबूत और ज़राए जिनसे मेरे अब्बा ने पैसे कमाए, जिनसे हमने मेफेयर के बड़े बड़े महल्लात नुमा फ्लैट्स बनाए। वो सबूत मैं जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स में पिछले इमरान के दौर में मैं 2 दफ़ा मैंने इंचार्ज मिनिस्टर रहा पार्लियामेंट्री अफेयर्स का और साथ कैबिनेट डिवीजन का भी इंचार्ज था, तो मैंने दोनों दफ़ा वो सबूत ढूंढने की कोशिश की तो वो कहीं पे लफ्ज़ सबूत लिखा हुआ भी सिवाय उस एक जो ये अदना बकवास थी, वो अरफा बकवास कह लें आप, उसमें से किसी जगह से वो ढूंढा नहीं जा सका। तो इसलिए ये जो रेटरिक है इसका मतलब ये है कि दबाव में आ जाएं जजेस। और मैं इस बात से मैं इत्तफाक करता हूं कि जजेस को जो रिस्ट्रेंट उन्होंने अभी तक शो की है उसकी हद अब क्रॉस हो गई है। ये जो भी कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। मैं पहले कहता था कि रिस्ट्रेंट होनी चाहिए, लेकिन इदारों के परखचे नहीं उड़ने देने चाहिए। जी साबर साहब, बात एक जज साहब की नहीं, बात अदालत के वकार की है। डू यू थिंक ये अल्फाज ठीक फरमाए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने? कल से भट्टी साहब, इससे भी ज़्यादा संगीन बात कल जो तकरीरें हुई हैं उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा थे, आज ख्वाजा आसफ साहब थे, और जो इसहाक डार वज़ीर ख़जाना ने जो बात की, उन्होंने कहा जी अगर इलेक्शन नहीं होते तो नहीं होते, अगर हमने 4 महीने नहीं करवाए, 6 महीने नहीं करवाए, क्या क़यामत आ गई? तो ये बात उस हद तक जा रही है। मेरी अपनी असेसमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट इसको खैर नोटिस तो लेगी, इनको सजाएं तो मिलनी है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा ठहर के मिलेंगी। लेकिन दूसरी जानिब जो इस वक्त इनकी कोशिश है, ये हुक्मरान इत्तेहाद की इनकी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ बराह रास्त उलझे और ये डाइवर्ट कर दें और ये तौहीन अदालत और ये पार्लिमान, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएँ। ये सियासी मौत चाह रहे हैं, शहादत तो नहीं होती वो, ये सियासी बेमौत चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हाथों हम कह सकें, नए नैरेटिव के साथ जाएं कि देखें जी हमें काम नहीं करने दिया गया, हमें सुप्रीम कोर्ट ने बर्बाद कर दिया, हम ये हो गए। तो इस तरह की बातें ये करना चाह रहे हैं, ये बाकायदा प्लानिंग के तहत कर रहे हैं, कोई बेवकूफ़ नहीं है। ये पॉलिटिकल जो घाक किस्म के 40-50 साल से सियासत में तीसरी नस्ल इनकी चल रही है, तो ये कोई बेवकूफ़ी नहीं कर रहा है, बल्कि ये दानिस्ता कर रहे हैं कि इस हद तक वो लफ्ज़ जो बोला गया भी, इस हद तक मुग़ल्लज़ात की जाएं कि हमें बुलाया जाए कि नहीं जनाब अब आप आ जाएं। मेरा अपना ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का विज़डम को मैं तो नहीं चैलेंज करता, वो आएंगे और ज़रा ठहर के आएंगे। कुछ और चीज़ें अभी इनकी होनी हैं
वो जाहिर अच्छा, हो जाए, शहजाद उसके भट्ट बाद साहब, प्रोसेस शुरू होगा। बाबर अवान साहब ने जो फरमाया कि ये तौहीन अदालत की भी आखिरी स्टेज है, साबर साहब फरमा रहे हैं आएंगे लेट आएंगे, शायद हम उस रास्ते पे खड़े हैं जहां किसी गाड़ी ने आना ही नहीं। आप क्या समझती हैं, हुकूमत अपने मकासद हासिल कर लेगी? ये जो गुफ्तगू सारी मोहतरम आपने पार्लियामेंटेरियन की आरिफ सुनी। साहब, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसको तस्वीर के दोनों मुझे देखने होंगे। पहला सवाल तो ये है कि ये आइन का मसला है, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं बाबर साहब, लेकिन आप इसको दूसरी नज़र से भी देखें कि पाकिस्तान एक बंद गली में जा रहा है इस वक्त। तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी इदारे के पास इसका हल है? हल तो सिर्फ सियासतदानों के पास है, और सियासतदानों ने ही मिल बैठकर जो है वो देना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप मुझे एक छोटा सा इजाजत दें तो बाबर साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं हुजूर। बिलावल साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जजेस को पार्लियामेंट में लाने की बात की जा रही है। क्या कोई कानूनी पॉइंट ऐसा है कि जजेस को लाया जा सकता है, तलब किया जा सकता है? दो चीज़ें नहीं हो सकती। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट की ग्रांट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ग्रांट है, वो सारी की सारी उनको मंजूर कराने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर के ऊपर जो बिल्स अभी वो लाते रहे हैं, वो उन्होंने सीधा गैर आइनी काम किया है, वो नहीं हो सकती। और दूसरा ये है कि एक इदारा जिसको इख्तियार दिया गया पार्लियामेंट के पास, अगर वो कानून कल सुबह बना लें या मेरी बात सुन के बना लें तो दूसरी बात है, पार्लियामेंट के पास तौहीने पार्लियामेंट का कोई कानून सिरे से मौजूद ही नहीं है। प्रिविलेज मोशन आती है, कोई बंदा गिरफ्तार हो जाता है, लॉ ये कहता है, जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो ये कहते हैं कि पहले स्पीकर से पूछो, स्पीकर से नहीं पूछते, और पार्लियामेंट के अंदर से एक सेनेटर को, हमारे सेनेटर को उठा के प्रिसिंक्ट्स होती है पार्लियामेंट की, जावेद आशमी केस में तय हुआ है कि उन्होंने कहा जी ये तो कैफेटेरिया था, उन्होंने कहा गेट से पार्लियामेंट शुरू हो जाती है, उसकी प्रिसिंक्ट्स हैं, यानी हुदूद हैं उसकी। तो कोई कानून इस पार्लियामेंट के पास मौजूद नहीं है कि वो किसी हवालदार को भी बुला के उसको सजा दे सकें। जो लोग आते हैं वो कर्टसी में आते हैं, सिवाय दो चीज़ों के। एक तो ये कि पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो कमेटी करती हैं वो सिर्फ मालूमात मांग सकती हैं, और मालूमात मांगने के बाद देना या ना देना ये दोनों काम होते रहते हैं। पार्लियामेंट से तो कभी इससे पहले पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मालूमात भी नहीं मांगी। 1973 का आइन बने हुए 50 साल हो गए, उस 50 साल में से तकरीबन 20-22 साल के करीब सिविलियन गवर्नमेंट से, बाकी मार्शल लॉ है। तो दोनों अदवार में कभी किसी ने ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हम बुलाएंगे नंबर 1, और कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हम उनकी जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, गारंटी की गई है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम टच करेंगे। इसलिए ये जो भी कह रहे हैं वो एक फसादी की जुबान तो हो सकती है, वो किसी पार्लियामेंटेरियन की जुबान नहीं। इस्तकाक नहीं है उनका कि प्राइम व्हाट्सएप में रहनुमाई इस्तकाक कमेटी में नहीं बुलाया जा सकता किसी भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को, यही आप फरमा रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये है कि सिविल जजेस तो सारा दिन लाइन में लगे हुए होंगे, एडिशनल जजेस जो जजेस इनकी जमानतें कैंसिल करने वाले, स्पेशल कोर्ट्स के जजेस, वो नैब कोर्ट्स के जजेस, वो सारे के सारे तो लाइन में लगे हुए। बाबर साहब, जब मैं आपको देख रहा हूँ चाहता हूँ तो मुझे कानून और आइन की हुक्मरानी अच्छी लगती है। जब मैं पार्लियामेंट को देखता हूँ तो मुझे कानून और आइन तलाशे गुमशुदा लगता है। कल इसाक डालर, इसाक डालर, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ बाबर साहब, मैं डार साहब ने क्या फरमाया, और उससे पहले इलेक्शन पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, आपकी नज़र? बिखरे पड़े हैं। इलेक्शन, व्हाट इलेक्शन? क्या हो जाएगा इलेक्शन अगर 3-4 महीने बाद हो जाएगा तो क्या, कौन सी मुसीबत है? लेट द इलेक्शन बी इन अक्टूबर। जी, अब नवाज शरीफ साहब जिन्हें साबित करना पड़ा शरीफ, बहुत शरीफ आदमी, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, वो क्या फरमाते रहे इलेक्शन के बारे में? जी तुराब साहब, ये बाबर अवान साहब, क्या अक्टूबर में क्या इतना फोकस है? आपने बाकी सब कुछ सुना, डार साहब को अक्टूबर क्यों नजर आ रहा है? और नवाज शरीफ साहब जरा बताएं हमें कुछ, हम तो कंफ्यूज हो गए हैं अब सर। ये जो आप अभी नाम ले रहे थे, आप इनको अबू अल डॉलर कह लें,
जिस तरह नहीं होता वो मोती वाला फलाना वाला ये नाम होते हैं, तो ये अबू अल डॉलर अरबी में डॉलरों के भी ये बुज़ुर्ग हैं। जो असल इशू है वो दो हैं। पहला इशू ये है कि ये इनकी बात पे ज़ुबान पे यकीन नहीं किया जा सकता। जो अभी आपने नवाज शरीफ का क्लिप चलाया, वो कहता है कितनी मुकद्दस बात कह के वो कहता है कभी नहीं भागना चाहिए। वो कभी भी नहीं खड़ा हुआ, हमेशा भागने वाला शख्स ये कह रहा है कौम के सामने कि कभी भी नहीं भागना चाहिए। इसकी बात पे कौन यकीन करेगा? फिर जो इल्ज़ामात लगे आलमी इदारों की जानिब से डॉलर मैन पे, वो ये लगे कि ये फज्ड फिगर्स यानी गलत फिगर्स देने के ये माहिर हैं। दो, इनकी बात पे भी कोई यकीन नहीं करेगा। तीसरा ये है कि इन्होंने बड़े बड़े मुअज़्ज़िज़ीन इलाका को भी ख़राब किया है, जिन्होंने कहा कि ये वापस आ गया 100 से नीचे डॉलर चला जाएगा और ये खींच के नीचे ले आएगा। तो आजकल वो कहाँ हैं? उनसे कोई पूछे ना वो किधर गया जो डॉलर खींच के नीचे लाने वाला था। इसलिए इनकी क्रेडिबिलिटी है ज़ीरो नहीं मैं कह सकता, फ्रेंकली स्पीकिंग इट इज़ इन माइनस। ये -0 से भी नीचे चली गई है। इसलिए ये जो बात भी कहेंगे वो सिर्फ वक्त गेन करने के लिए। अच्छा, तीसरा जो मैं कहना चाह रहा था वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इन्होंने एक जज साहब की तरफ जिनकी तरफ इशारा किया है, वो एक बेहतरीन प्रैक्टिशनर थे और एक बड़े प्रैक्टिशनर थे। मैं पहली दफ़ा, आपको याद है कि सियालकोट में 11 सिविल जजेस का मर्डर हो गया था और उसमें DPO गुजरात और वो जो DIG गुजरांवाला और बाकी लोग थे वो जेल में हुआ था ये वाकया। ख्वाजा सुल्तान और जी हाँ जी, जेल में सियालकोट की जेल में हुआ था। तो ये मैं और ख्वाजा सुल्तान और ये जज साहब उस वक्त प्रैक्टिस करते थे और ये वहाँ जाके हम पेश होते रहे। फिर मैं एक केस में इंगेज हुआ चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान के नैब में, वहाँ भी मैंने इनको देखा एक और मुलज़िम के लिए, वहाँ भी पेश हो रहे थे। जो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं वो जानते हैं कि ये अच्छे प्रैक्टिशनर थे अपने दौर में और फिर ये ठीक तरह से एलिवेट हुए। अब ये है कि ये कह कौन रहा है कि इल्ज़ाम, भाई तुम पे तो फ़र्द जुर्म लग रही थी, शर्म करो ना, ये बात तो नहीं कहनी चाहिए। फ़र्द जुर्म लगाने की बजाय फ़र्द जुर्म वाले दिन तुम्हें वज़ीर आज़म बना दिया गया, एक चलती हुई असम्बली को और गवर्नमेंट को और मईशत को, तीनों को रुखसत कर दिया गया। अब आप जो कह रहे हैं ना आपके, इनका मसला क्या है? इनका मसला सिर्फ ये है कि किसी तरीके से इस तरह का गैर आइनी जो इंतज़ाम है और इत्माम है वो 2-2.5 साल खींच जाए, ये इनका मसला है। इनका मसला कोई महीना नहीं है। जी साबर साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? अक्टूबर में क्यों चाह रही है मौजूदा PDM की हुकूमत इलेक्शन के लिए? देखिए, डॉक्टर बाबर अवान साहब ने तो ये बॉल साइड से गुजार दी है और मेरा ख्याल है कि वो दानिस्ता उन्होंने गुजारी होगी। सूरत हाल ये है कि ये कहते हैं कि इन्होंने किसी ज्योतिषी से बात की है, अदालती ज्योतिषी से जो अदालतों की और कानून की वो सारे समझते हैं। वो कहते हैं कि तकरीबन जी 17-18 सितंबर ये फ्रीज हो गया जी। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। 11 अप्रैल कमोबेशतर एक साल पहले 2022 मोहतरम शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे, सुनिए। जनाब स्पीकर, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी तरफ से और पूरे ऐवान की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने आइन शिकनी को कलअदम करार दिया और उन्होंने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और आइंदा के लिए भी अब कोई नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं ले सकेगा। मैं समझता हूं कि हमें इस हवाले से वो दिन जब अदालत उज़्मा ने ये यूनानिमस फैसला दिया, उस दिन को पाकिस्तान की तारीख में आइन की सरबुलंदी और पार्लियामान की सरबुलंदी का दिन हमेशा मनाना चाहिए और उसको यादगार दिन तस्वर करना चाहिए। जी शहजाद भट्ट साहब, आइन की सरबुलंदी और आइन की हुक्मरानी, आज क्या कह रहे हैं? इसके बाद आप और साबर शक्कर, मैं फिर जरा चाय पीने जा रहा हूं। जी सुनाइए, आज क्या फरमा रहे हैं? आइन को बनाना, आइन में तरमीम करना, ये पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं, ये हो नहीं सकता। आज ये है वो कानून की खिलाफ वर्जी और आइन की खिलाफ वर्जी। पाकिस्तान के अंदर निजाम अदल को दफन कर दिया है।
जी भट्ट साहब, दफन कर दिया गया है, आजकल तो तदफीन भी मुश्किल है महंगाई के ज़माने में। आरिफ साहब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि जिस तरह पाकिस्तान इस वक्त बंद गली में फंस गया है, सियासतदानों ने मुल्क निकालना है। शहबाज शरीफ ने आज इत्माद का वोट लिया है, 180 पड़े हैं। अब जस्टिस मुनीब ने जब कोर्ट में बैठकर कहा था, उस वक्त के बाद एतमाद का वोट लेना पड़ गया। अब सवाल सिर्फ ये है कि इस हालात में कौन निकालेगा इस मुल्क को? क्या आप समझते हैं साबर शाकर साहब कि सिर्फ अदलिया या कोई इदारा ही काम करेगा? कैसे होगा इसका फार्मूला? ये फार्मूला आइन और सुप्रीम कोर्ट कमरा अदालत नंबर 1 यहीं से निकलेगा, और ये जितना भी भाग लें ये भाग सकते हैं, और इनके बिलाखिर इन्होंने गिरफ्त में आना है। मैं अभी एक ट्वीट देख रहा था, वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है कि ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसहाक डार साहब अदालत को चैलेंज कर रहे हैं, जजेस को बुरा भला कह रहे हैं, और इलेक्शन कहते हैं नहीं होते तो ना हो, 4 महीने 6 महीने, इसमें कौन सा क़यामत आ जानी है। लेकिन इसहाक डार साहब ने एक काम किया है, और वजारत ख़जाना जिनके वो एक तो 21 अरब रुपये नहीं जारी कर रहे हैं, वही असल में मेन आदमी वही हैं जिन्होंने ये रोका हुआ है, और वो मरीम साहबा के हुक्म पे उन्होंने ये रोका हुआ है कि मरीम साहबा का हुक्म है कि ये नहीं करना। एक ट्वीट है कि हमारे जो प्रेस ऑफिसर्स होते हैं, भट्टी साहब और भट्ट साहब, बाहर बैरून मुल्क तैनात होते हैं प्रेस ऑफिसर्स हमारी सफारत खानों में, ये इंफॉर्मेशन सर्विस के लोग होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान का इमेज बेहतर बनाना होता है, प्रमोट करना होता है, सब कुछ करना होता है। उनको पिछले 4 महीनों से तनख्वाहें नहीं मिल रही। बैरून मुल्क मुकीम जो हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट हैं, सफारतकार हैं, उनको 4 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रही, और हालत यह है कि उनके घरों का किराया जो है वो नोटिस आ रहे हैं उनको। तो ये सब कुछ हो रहा है वजारत ख़जाना के हुक्म पर। तो जब सूरत हाल ये होगी, और अंदरूनी मुल्क हमारे आपको पता ही है जो हालात हैं, महंगाई और बेरोज़गारी किस हद तक पहुँच गई है, डॉलर 290 रुपये 85 रुपये इसके अराउंड है, और इसके मज़ीद इसने बढ़ना है अभी। तो ये मामला इसी वजह से ख़राब हुए हैं, और अगर ये सब कुछ ना किया जाता, ये सारा जो रजीम चेंज हुआ है, ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले ना किए जाते, और जिन पर फ़र्द जुर्म आयद करनी थी उनको वज़ीर आज़म ना बनाया जाता, तो सूरत हाल आज बिल्कुल मुख्तलिफ होनी थी। आम इंतखाबात भी आराम से हो जाने थे, नई गवर्नमेंट भी आ जानी थी, सब कुछ हो जाना था। लेकिन ये क्राइसिस जो है वो ज़ाती ख्वाहिशात, ज़ाती चमड़ी दमड़ी बजाने के लिए ये सब कुछ किए गए, और एक अनऑर्गेनिकली इक़दामात उठा के फैसले करके पूरे मुल्क को इस मुसीबत में धकेल दिया गया। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उनको भी चैलेंज किया जा रहा है, और फैसला अब करना है, तमाम इदारों ने करना है कि वो इस वक्त आईने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं, या फिर इस 14 जमाती इत्तेहाद जिनके बारे में गॉड फादर और सिसिलियन माफिया जैसे अल्फाज आ चुके हैं, या फिर उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि इन्होंने प्रूव किया है, कल 2 दिन की जो असम्बली की कार्रवाई है वो साबित कर रही है कि ये कहते हैं कि जनाब हम किसी रूल के, किसी कानून के, किसी आइन के ताबे नहीं है, हम गॉड फादर हैं और हम बादशाह सलामत हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और इनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जो खामोश हैं लोग, जो हमारे बुजुर्ग खामोश हैं, उनको भी बोलना पड़ेगा अगर पाकिस्तान को इस सारे बहरान से निकालने। क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो 23 करोड़ ताज़ा तरीन जो आबादी, हमारी 23 करोड़ आवाम जो हैं वो इस वक्त मुसीबत का शिकार हैं, बेजारो मददगार हैं, लाचार हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी, आपकी, सुप्रीम कोर्ट की, और हमारे सिक्योरिटी इदारों की। अच्छा मैं जरा आपसे थोड़ी सी बात चाहूँगा समझना। मरियम औरंगज़ेब साहबा नहायत काबिल एहतराम वज़ीर इंफॉर्मेशन ने परसों ट्वीट किया कि ये आप झूठी ना फैलाएं, कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एतमाद का वोट नहीं ले रहे, इस किस्म की खबरों से अवॉइड किया जाए, ये हकीकत नहीं है, मीडिया बगैर तस्दीक वज़ीर आज़म से मुतल्लिक खबरें ना चलाए। और आज अचानक वोट भी ले लिया, इसका क्या हुआ है? कोई 1-2 दिन में कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले 72 घंटों में? नहीं, इन्होंने तरदीद इसलिए की, खबर तो सही थी, खबर जब बाहर आ गई तो इन्होंने नंबर पूरे करने की कोशिश की। भट्टी साहब इन्होंने कहा कि नंबर अगर पूरे ना हुए तो हमारे लिए तो मुसीबत बन जाएगी, तो इसलिए इन्होंने खबर की तरदीद कर दी। फिर ज़रा आज खाने शाने का अहतमाम किया गया,
और आज इन्होंने नंबर शो किए हैं जो कि चैलेंज नहीं हुए। 180 नंबर चैलेंज इन्होंने शो किया है। और उस वक्त पार्लिमान के अंदर यानी कि असेंबली के अंदर अपोजिशन के अरकान मौजूद थे। तो ये इनका नंबर तो टोटल 173-74 है और उनमें से भी एक की डेथ हो गई। और स्पीकर साहब ने अनाउंस किया कि अगर वो मरहूम मुफ्ती साहब होते तो आज हम 181 होते। तो इन्होंने अपोजिशन से जो वो लोटा वोट है 63 वाला, वो लोटा वोट लेके इन्होंने अपने नंबर शो किए आज। अच्छा साबर साहब, मैं सो रहा था, मेरी जाग खुल गई। मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त जो आज एतमाद का वोट है इसमें हुकूमत का ज़्यादा हाथ नहीं है। इकट्ठे कुछ और लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने फरमाइशी विपर भी दिए थे हम हुकूमत के साथ है। लेकिन खैर इसकी तो मुझे नहीं पता। शहजाद साहब, आप साबर साहब से कोई सवाल करना चाह रहे हैं? साबर साहब, जो इनका खाना हुआ था उस पर 178 अफराद थे मेरी इतला के मुताबिक। बाद कौमी असम्बली में 180 का फिगर सामने वोटों पे आया। फिर राजा रियाज और एक जमात इस्लामी का शख्स भी उठ के चले गए। तो आप 180 का फिगर आ गया है, अब तो कभी तारीफ भी कर दिया करे ना। अब तो वो वोट उन्होंने दोबारा लिया है, सेकंड टाइम मुंतखब हुए हैं, आज तो बनता उनका कि नहीं बनता? ये रीटेलीकास्ट हो रहा है सारा जो कुछ भी हो रहा है। और रीटेलीकास्ट में आपको पता है फिर मामला किस तरफ जाते हैं। अब तक तो वही चल रहा है। एक साल पहले जो एक ड्रामा सीरीज चल रही थी, आज एक साल बाद भी वही ड्रामा चल रहा है और हर किस्त जो है वो रीटेलीकास्ट हो रही है अब तक, और अगली किस्तें भी रीटेलीकास्ट होनी है। तो भट्टी साहब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मंगल वाले दिन कई तख्त गिराए जाएंगे, कई ताज उछाले जाएंगे। आज रात एक और मीटिंग है और जिसकी आप रात को निशानदेही कर रहे थे। तो साबर साहब, मुल्क इस वक्त ये है, या आइन और कानून रहेगा या मुल्क में माफिया रहेगा। अब मजीद माशी तबाही के दहाने में इतना सियासी अदम इस्तेकाम के साथ पाकिस्तान चल नहीं सकता। चलेगा भट्टी साहब फिर। आरिफ साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इस वक्त जो अदलिया बहरान है, आप क्या समझ रहे हैं कि शहबाज शरीफ को नाहल होना ज़रा मुश्किल सा हो गया है, तो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बली बहाल कर दी जाए? क्या ये इख्तिताम है इसका? फिर देखिए, एक ख्वाहिश है, एक जिद है, एक अना है, एक आइन है। आइन ख्वाहिश और जिद्दों के ताबे नहीं होते। आइन कहता 90 दिन में इलेक्शन हो। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच दे दिए, तीसरी ऑप्शन ही कोई नहीं। वो उन्होंने खुद कहा बाबर अवान ने आइन शिकनी होगी। साबर, बाबर अवान साहब, शहजाद भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज से थोड़ी देर पहले वो नहायत काबिल एहतराम अता तारड़ साहब का एक मैसेज आया था। वो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, अच्छे किरदार के मालिक हैं, हमें वक्त पे ख़बरों की निशानदेही करते हैं। अता तारड़ साहब, आप मेरे भाई हैं, काबिल एहतराम है। आपके पास GNN का प्लेटफॉर्म हाज़िर है। कल नेक्स्ट वीक मंडे को तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।